तो महाराणा कुंभा का स्थापत्य कला में क्या योगदान है। और हमने स्टार्ट किया था विजय स्तंभ से। किसे? विजय स्तंभ से। और विजय स्तंभ के बारे में अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बार बार बता भी दिया कि विजय स्तंभ का जो निर्माण हुआ है वो 1440 से लेकर 1448 ईस्वी को हुआ। और इसका जो स्थापत्यकार या सूत्रधार है वो जैता है। और 3 उनके सहयोगी थे, नापा, पोमा और पुंजा। नापा, पोमा, पुंजा। नापा, पोमा, पुंजा उनके सहयोगी रहे। नापा, पोमा, पुंजा। इसके बाद मैंने ये बताया कि ये 9 मंजिला है, 30 फीट चौड़ा है, ये 120 फीट ऊंचा है, 120 फीट। इसकी 9वीं मंजिल पर है, जब बिजली गिरी तो क्षतिग्रस्त हो गई। और तब इसका निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। महाराणा स्वरूप सिंह इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं, ऐसा अपन पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है, 5वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ लिखा है। और इस कीर्ति स्तंभ को जो लिखा था अत्रि और महेश ने लिखा, अत्रि महेश ने लिखा है। और उसके अंदर क्या क्या उल्लेख है, तो मैंने कहा था कि बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा ने उनकी वंशावली लिखवाता है और महाराणा कुंभा की उपलब्धियों को उल्लेख है। महाराणा कुंभा के साहित्यिक स्रोतों की जानकारी मिलती है और 3 वहां के उनकी उपाधियां राजगुरु, दानगुरु और शैलगुरु के उल्लेख मिलता है। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। जो अभी बताइए वो है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बप्पा से लेकर कुंभा की उपलब्धियां हैं और महाराणा कुंभा की साहित्यिक जानकारी मिलती है। दानगुरु, शैलगुरु और राजगुरु उपाधियों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो हम बात किए थे उसके उपनामों की अगर बात किए तो एक आ गया विक्ट्री टावर, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज। और विक्ट्री तो देखो विजय को दर्शाता है, विक्ट्री का मतलब विजय होता है। इसीलिए क्योंकि इसने महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया था 1437 के सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद उसी उपलक्ष्य में करवाया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। जबकि याद रखिए कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ही विजय स्तंभ प्रशस्ति है। ये बात मैंने कल भी आपको अवगत करवाई थी कि विजय स्तंभ के ऊपर लिखा है, उसी को विजय स्तंभ प्रशस्ति या फिर कीर्ति स्तंभ में प्रशस्ति कहेंगे। विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ और गरुड़ ध्वज। और मैंने ये बताया था कि विष्णु को समर्पित है और विष्णु का वाहन है गरुड़ होता है, इसलिए ये बात उपमा दी थी उपेंद्र नाथ ने। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा था डॉक्टर गोटज ने। और मूर्तियों का अजायब घर इसको सामान्य कहा ही जाता है, मूर्तियों के अत्यधिकता होने के कारण। फिर लोक जीवन का रंगमंच की बात की तो ये गोपीनाथ शर्मा ने। और पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा था डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा जो सिरोही से है। कुतुब मीनार से श्रेष्ठ इमारत कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। और रोम का टार्जन कहा था इसे फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना की थी। इसके बाद हम बात किए थे विशेष में, हमने बात पढ़ी थी कि राजस्थान के विजय स्तंभ की बात करें तो राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह और एक वीर सावरकर का एक संगठन है, अभिनव भारत नाम से एक संगठन है, उस संगठन का भी एक प्रतीक चिन्ह है। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ और राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। अब इसके बाद मैंने एक आपको ये समझाया था, जैन कीर्ति स्तंभ समझाया था। मैंने कहा था कि एक है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एक है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो 12वीं शताब्दी में जैन बघेरवाल जीजा के द्वारा ऋषभ देव का मंदिर था, ऋषभ देव के मंदिर के सामने लगवाया था, ऋषभ देव के मंदिर के सामने। तो जैन कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है कि आदिनाथ ही ऋषभ देव। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निर्माण जैन बघेरवाल जीजा ने 12वीं शताब्दी में करवाया। ये 7 मंजिला और 75 फुट ऊंचा है, आदिनाथ और ऋषभ देव को समर्पित है। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं। रणकपुर के जैन मंदिर की बात करें तो रणकपुर का जैन मंदिर अपन पहले पढ़ चुके हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को एक बार रिवाइज कर रहा हूं जो आप पहले पढ़ चुके हो। रणकपुर का जैन मंदिर मथाई नदी के किनारे है। मथाई नदी के किनारे रणकपुर पाली में इसका जो निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के काल में एक मंत्री हुआ करते थे जिसका नाम धारणक शाह और इसका शिल्पी रहा है वो है देपाल। जबकि इसका निर्माण हुआ 1439 ईस्वी। देख के तो बोलो 1439। और इसके अंदर बात करें तो 1444 स्तंभ वाला मंदिर है और ये मंदिर भी आदिनाथ का ही है। आदिनाथ मतलब ऋषभ देव का मंदिर है। और ये रणकपुर का जैन मंदिर भी आदिनाथ को समर्पित है। 1444 इसमें स्तंभ है, 84 इसमें 84 शिखर हैं, 24 इसमें मंडप हैं और आदिनाथ की 4 मुखों वाली इसमें प्रतिमा है। तो इस आधार पर इसके कुछ उपनाम पड़ जाते हैं, जैसे 1444 स्तंभों वाला मंदिर या स्तंभों का घर, स्तंभों का अजायब घर,
स्तंभों का अजायब घर या स्तंभों वाला मंदिर या फिर 84 शिखर 24 मंदिर या नलिनी गुलमय विमान। एक चतुर्मुख जीन प्रासाद, चतुर्मुख है यानी 4 जीन, जीन का ही ए प्रत्यय जुड़े तो जैन होता है। तो चतुर्मुख जीन प्रसाद ये पेपर में बार बार है और ये भी आपसे पूछा गया। चित्तौड़गढ़, माणाकुंबा के बारे में एक इतिहास, एक कवि रहा है, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास के करती है वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद। और उस वीर विनोद करती में श्यामल दास एक बात लिखते हैं कि मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग बने हैं, मेवाड़ में 84 दुर्ग जो बने हैं उनमें से 32 दुर्ग माणा कुंभा ने बनाए। पर राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग कहाँ पे है? सर्वाधिक दुर्ग कहाँ है? तो आपका क्वेश्चन क्षेत्र विशेष से अलग होता है और जिले विशेष से उसका उत्तर अलग होता है। अगर क्षेत्र विशेष का नाम देता है, जैसे मारवाड़, जैसे राजा महाराजाओं की रियासतों के नाम दे दिए, किसके? रियासतों के, और रियासतों के नाम लिखे तो उसने लिख दिया मेवाड़, मारवाड़, डोडाड़ या हड़ौती, तब तो उत्तर करना है मेवाड़। समझ में आई? तब क्या करोगे? मेवाड़ करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? शायद नहीं समझ में आई। मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग, सर्वाधिक दुर्ग। अब इनके ऑप्शन के आधार पे उत्तर बनता है। किसके आधार पे? ऑप्शन। अगर क्षेत्र विशेष के नाम देता है, रियासतों का नाम देता है तो मेवाड़, क्या आएगा? मेवाड़। अगर जिलों का नाम देता है तो उत्तर आएगा जयपुर। क्या आएगा? जयपुर आएगा साहब। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? तो जयपुर में है। किस में है? जयपुर में। और किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं? क्षेत्र कहे तो मेवाड़। जैसे यहां पे उत्तर देता है मेवाड़, डुडाड़, हाड़ौती, मारवाड़, तो उत्तर होगा मेवाड़। यानी 84 में से मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग माणा कुंभा ने बनवाए। और ऐसा नहीं था कि माणा कुंभा ने सीधे ही दुर्ग बनवाए, वहां पे प्राचीन काल में कोई दुर्ग बने हुए थे, खंडरनुमा बने हुए थे, और खंडरनुमा क्षेत्रों पे दुर्ग बनाए जाने के कारण माणा कुंभा को भग्नावशेष का उद्धारक भी कहा जाता है। भग्नावशेष का उद्धारक, जबकि एक मानव का जो खंडर कहा जाता है वो सांगा को कहा जाता है। क्या बोला मैंने? मानव का खंडर, मानव का खंडर, क्योंकि सांगा के युद्ध इतने लड़े कि सांगा शरीर भी अंगों से विकृत हो गया था। बेचारा का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है। तो आदमी का एक हाथ नहीं और एक पैर नहीं और एक आंख नहीं और पटपड़ो कटेड़ हुए, बताओ खंडर हो गया कि नहीं? तो मानवों का खंडर तो कहलाता है सांगा, और भग्नावशेषों का जो उद्धारक कहला जाता है वो कुंभा, और मेवाड़ का उद्धारक जो कहलाता है वो राणा हमीर। मेवाड़ का उद्धारक है राणा हमीर, और अगर भग्नावशेषों का उद्धारक पूछता है तो माणा कुंभा। अब यहां से बात करते हैं। माणा कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, और चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाए जाने के कारण इसे एक बात कही जाती है कि माणा कुंभा चित्तौड़ दुर्ग के आधुनिक निर्माण करता है। तो यह प्रश्न अच्छा बनेगा कि चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसको कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कुंभा है। कौन है? महाराणा कुंभा। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता या आधुनिक निर्माणकर्ता कह दे तो उत्तर होएगा महाराणा कुंभा। अब थोड़ा सा चित्तौड़ दुर्ग के बारे में देख लेते हैं अपन। किसके बारे में? चित्तौड़ दुर्ग। अब चित्तौड़, क्योंकि बात चित्तौड़ दुर्ग के आ गई तो थोड़ा चित्तौड़ दुर्ग के बारे में अपने को 2-4 बातें जरूर आनी चाहिए। पहली बात तो ये बताओ कि चित्तौड़ दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्रांगद मौर्य, एक मौर्य शासक है, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी। 7वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने चित्रकूट दुर्ग के नाम से करवाया था। किस नाम से? चित्रकूट दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग का ही नाम क्या है? चित्रकूट दुर्ग। अब इसका चित्रकूट दुर्ग नाम क्यों पड़ा? कहते हैं कि यहां मेसा के पठार जो है, पठार क्या होता है पता है आपको? पहाड़ के ऊपर है, समतल भूभाग पठार होता है।
पहाड़ के ऊपर जो समतल भूभाग होता है वो होता है पठार, और मेसा का पठार चित्तौड़ में है, और वो एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम चित्रकूट पहाड़ी है। तो चित्रकूट पहाड़ी पे बने होने के कारण चित्रकूट दुर्ग नाम रखा गया। इसका प्राचीन नाम है चित्रकूट दुर्ग था, और चित्रकूट पहाड़ी पे बना है। और कौन से पठार पे? यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक तो चित्रकूट है पहाड़ी पे होने के कारण, और एक इसमें बात करें तो ये मेसा के पठार पे है। और मेसा के पठार की जो ऊंचाई वो 616 मीटर है, 616 मीटर। और चित्तौड़ का जो ये किला है चित्रकूट दुर्ग, आप जानते हो कि वहां पे एक नदी का संगम है। यहाँ पे एक बेड़च है और एक है गंभीरी। बेड़च और गंभीरी नदी के संगम तल पे है। बाद में महाराणा कुंभा, आपको पता है कि जब बप्पा रावल जब राजा बने थे तब चित्तौड़ को जीता गया था। चित्तौड़ को मानमोरी से जीता था 734 ईस्वी से। 734 ईस्वी को बप्पा रावल ने चित्तौड़ को जीता, 734 मानमोरी को हराकर, और नागदा बनाई राजधानी। नागदा को राजधानी बनाई। फिर सबसे पहले जो चित्तौड़ राजधानी बनी वो जेतर सिंह की बनी। ये बात याद रखेगा कि चित्तौड़ मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे पहले अगर राजधानी रही है तो वो जेतर सिंह की रही है। और इस चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण की बात करें तो चित्रांगद मौर्य ने करवाया 7वीं शताब्दी में। और इसके जो अन्य नाम है चित्तौड़ दुर्ग के, अन्य नाम में इसे कहा जाता है, एक तो राजस्थान का गौरव, प्राचीन किलों का सिरमौर, गढ़ सिरमौर, गढ़ शिरोमणि, गढ़ सिरमौर, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, गढ़ शिरोमणि, गढ़ सिरमौर दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग है, इसीलिए महादुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महादुर्ग। और इस चित्तौड़ दुर्ग का महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण स्मारक बनवाया, रथ मार्ग बनवाए, इसमें प्रवेश द्वार बने। और इस चित्रकूट यानी दुर्ग का नाम, चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर हो गया विचित्रकूट, विचित्रकूट दुर्ग। क्या नाम पड़ा? विचित्रकूट दुर्ग नाम पड़ा। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण का कार्य में इसने रथ मार्ग बनवाए, 7 प्रवेश द्वार बनाए, और इसी के अंदर महाराणा कुंभा का महल है, कुंभा महल। पर कुंभा का निवास स्थान नहीं, ध्यान रहे। कुंभा के नाम से जो महल बना है, ये बात ध्यान रखें कि कुंभा का जो महल है वो तो है चित्तौड़गढ़ में। ये चित्तौड़गढ़ की बातें हैं। इसी के अंदर पद्मनी का महल है, इसी में गोरा और बादल का महल है। किसकी बात कर रहा हूं? चित्तौड़ के। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर ही कुंभा महल है, पद्मनी महल है, गोरा बादल महल है। पर यहां पे ये जो नोट इसलिए लगाया कि कुंभा का निवास स्थान ये नहीं है। आप सोचे हो कि ये है, नहीं, कुछ और है, और वो है कटारगढ़। क्या है? कटारगढ़। और कटारगढ़ कुंभलगढ़ के अंदर का भाग है, और ये पड़ता है राजसमंद में। कहां पड़ता है? राजसमंद में। तो आप को अगर ये पूछा जाए कि कुंभा महल कहां है तो आप कहोगे चित्तौड़, और कहे कि कुंभा का निवास स्थान कहां है तो कटारगढ़ है। समझ में आई? निवास स्थान कहां पे है? कटारगढ़। और कुंभा का महल कहां है? चित्तौड़ में है। याद रहेगी? पद्मनी महल चित्तौड़ में, गोरा बादल महल चित्तौड़ में है। याद रहेगी बातें? इसके बाद श्रृंगार चौरी की बातें आपने अच्छे से पढ़ी। इस श्रृंगार चौरी का जो निर्माण करवाया था कुंभा के काल में हुआ है, परंतु यहां पे श्रृंगार चौरी नाम से एक मंदिर है जिसे शांतिनाथ जैन मंदिर। मैंने आपको ऐतिहासिक कालक्रम की कुछ घटनाएं बताते हुए एक बात बताई थी कि रमाबाई उर्फ वागेश्वरी का जब गुजरात के मंडलिक चतुर से विवाह हुआ, जिस स्थान पे विवाह हुआ वहां तो मंडप तो हुआ ही होगा, मंडप तो हुआ ही होगा। अरे राजा की लड़की का विवाह हो रहा है तो मंडप तो याद रहेगा। अब किसी लड़की की शादी हुई तो उसको मंडप याद नहीं रहेगा कि गांव का बार लेना खेत का में उरे मारो बनाए हो, है ना, उरे प्रोग्राम हो ऐसा, तो याद तो रहती उसको, बोलती थोड़ी है। तो यहां पे एक श्रृंगार चौरी बनी है। इसी श्रृंगार चौरी के पास एक जैन मंदिर बना है। ये विशेष बात है, आगे इसको पढ़ने को मिलेगा कि एक मंदिर बना है जिसका नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। क्या नाम है? शांतिनाथ जैन मंदिर। मेरी बात समझ पा रहे हो? श्रृंगार चौरी के पास
एक मंदिर है जिसका नाम है शांतिनाथ जैन मंदिर। उस शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था बेलका ने। किसने करवाया था? बेलका ने निर्माण करवाया। और उसी शांतिनाथ जैन मंदिर इस श्रृंगार चौरी के पास होने के कारण, किसके पास है? श्रृंगार चौरी के पास बना, एक मकान नुमा है, इसीलिए इसे श्रृंगार गौरी का मंदिर कहा जाता है। किसका? शांतिनाथ जैन मंदिर को ही श्रृंगार गौरी का मंदिर कहा जाता है और जिसका निर्माण है बेलका ने करवाया। एक आता है कुंभ श्याम मंदिर और एक आता है कुंभ स्वामी मंदिर। चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो है कुंभ श्याम मंदिर है और एक आता है कुंभ स्वामी मंदिर, वो राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में है। बस मैं और एक की मात्रा का फर्क है। कुंभ श्याम मंदिर वो भी विष्णु का है, ये भी विष्णु का है। इसके बाद कीर्ति स्तंभ की बात आप पढ़ चुके हो कि कीर्ति स्तंभ भी कहां पे है? चित्तौड़। विजय स्तंभ भी कहां बना है? चित्तौड़ दुर्ग में बना है। अगली जो बातें हैं हम पहले पढ़ चुके, मैंने आपको बता दिया कि महाराणा कुंभा ने पूर्व में जितने भी निर्मित दुर्ग थे उनके अवशेष मात्र जो बचे हुए थे, महाराणा कुंभा ने पूर्व में निर्मित दुर्गों के अवशेष के स्थान पर कुछ नवनिर्मित दुर्ग बनाए, नवनिर्मित कुछ नए दुर्ग बनाए। इसलिए महाराणा कुंभा को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। आपको कोई नहीं पूछता कि महाराणा कुंभा को भग्नावशेषों का उद्धारक क्यों कहते हैं, समझाइए। नहीं समझाना है आपको, तो बस इतना याद रखना है कि भग्नावशेष का उद्धारक किसको कहा जाता है? कुंभा को। क्यों कहते हैं ये थोड़ा आपके नॉलेज में होना चाहिए कि महाराणा कुंभा ने जो प्राचीन काल में अवशेष मात्र जो दुर्ग बचे हुए थे, अवशेष मात्र दुर्गों के स्थान पे और दुर्ग बना दिए नवनिर्मित, यानी जो भग्नावशेष के मतलब खंडर के रूप में थे उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भग्नावशेषों का उद्धारक कहते हैं। एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बात करते हैं। एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया। किसने बनवाया? एकलिंगनाथ जी का मंदिर का जो निर्माण करवाया वो बप्पा रावल ने करवाया। बप्पा रावल। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। गुहिल वंश का कुले देव है ये। एकलिंगनाथ जी गुहिल वंश का कुले देव है। और हमने ये बातें पहले भी पढ़ी हैं कि गुहिल वंश जो संप्रदाय को मानते थे उस संप्रदाय का नाम लकुली संप्रदाय या फिर पाशुपात संप्रदाय। ये बात अच्छी है, आपको याद भी रखनी है। बप्पा राव ने इसका निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण इसका रायमल करवाएगा, यानी महाराणा कुंभा का जो आगे बेटा राजा बनेगा वो इसका पुनर्निर्माण करवाएगा। पुनर्निर्माण का काम तो करवाया महाराणा रायमल ने, और इसके कुछ भाग जो खंडित हुए थे, अगर ये कहता कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, विवादित पर्सन बनेगा। क्योंकि विवादित इसलिए है कि महाराणा कुंभा ने जो एकलिंगनाथ जी के मंदिर की कुछ टूटी फूटी जो चीजें थे उनको दोबारा से रिपेयर करवा दिया। रिपेयर समझ रहे हो? कुछ रिपेयर का काम करवाया, दोबारा से उसकी मरम्मत करवाई, पर कुछ नया नहीं जोड़ा, सिर्फ मरम्मत करवाई। मरम्मत समझ रहे हो? जी अपना घर में कोई टूट फूट हो जाए तो क्या पाके करा? मरम्मत। और उनकी जगह साथ की में और जोड़ दो, कभी भाई अटैच और जोड़ दें इसके साथ, है ना, इसके साथ एक गेट और निकाल देते तो ये क्या हो गया? नवनिर्मित हो जाता। तो एकलिंगनाथ जी के मंदिर की मरम्मत की अगर कोई बात पूछेगा आपसे तो करने कुंभा ने करवाई साहब। और इसका पुनर्निर्माण जो करवाया है वो रायमल ने करवाया। किसने? रायमल ने। और इसी एकलिंगनाथ जी के मंदिर की जो परकोटा बनवाया था, क्या परकोटा, चारों ओर जो दीवार बनवाई थी, एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर दीवार बनवाई वो मोक्कल ने बनवाई। किसने? मोक्कल ने। और एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर। प्राचीन नाम क्या है? कैलाशपुरी। वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये नागदा। कैलाशपुरी का नाम ही अब वर्तमान में क्या है? नागदा। कैलाशपुरी ही नागदा है, नागदा अलग नहीं है। वर्तमान में इसको नागदा कहा जाता है, उस समय से कैलाशपुरी कहा जाता था। तो ये बातें याद रहेंगी कि एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कैलाशपुरी नागदा में बप्पा राव निर्माण करवाता है, पुनर्निर्माण रायमल ने करवाया, परकोटे का निर्माण मुकल ने करवाया। ये बातें मैं पहले आपको बता चुका हूं और यहां पे बीच में नाम आ रहे हैं तो मैं रिवाइज कर रहा हूं। इसके बाद ये बात भी हमने पढ़ी
कि वीर विनोद करती लिखे श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार महाणा कुंभा ने 84 में से, किसमें से? 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 84 में से 32 दुर्ग, यानी महाणा कुंभा मेवाड़ में बने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाता है। ये बात श्यामल दास अपनी करती वीर विनोद में लिखता है। किसमें? वीर विनोद में। ये बातें याद रहेंगी। लास्ट में अपन सारा का सारा एक साथ रिवाइज करेंगे। इसके बाद जो अगली बात है वह कुंभलगढ़ दुर्ग। ये है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। अगर कोई नहीं जाके आया तो यहीं से देख लो, दर्शन कर लो इसके। हाँ, अब देखो, अब कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आपने इतिहास में पढ़ा कि चित्तौड़ दुर्ग पर बार बार आक्रमण होते थे, और चित्तौड़ दुर्ग एक पहाड़ी पे बना है। याद रखिएगा, आपको एक ऐतिहासिक रीजन बता रहा हूं कि जब मेवाड़ के राजाओं के पास जब चित्तौड़ था, चित्तौड़ दुर्ग था, इतना बड़ा दुर्ग जिसके अंदर सेना भी रहती थी, प्रजा भी रहती थी, तो फिर महाणा कुंभा को क्या आन पड़ा कि उसे कुंभलगढ़ बनाना पड़ा? कोई ना तो कोई रीजन होगा, क्योंकि जितने भी आक्रांता रहे हैं उन्होंने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो सीधा ही चित्तौड़ पे किया, और चित्तौड़ एक पहाड़ी पे बना, और उस पहाड़ी के चारों ओर जब सेना गिर जाती तब बचने के कोई रास्ते नहीं होते थे। महाणा कुंभा के समझ में आया कि कभी न कभी, क्योंकि महाणा कुंभा तो बार बार पंगे लिए, कभी नागौर वालों से, कभी गुजरात वालों से, और कभी मालवा वालों से। अब तीनों तरफ से कौन घिरा हुआ है? महाणा कुंभा। अब महाणा कुंभा सोचता है कि अपने तो चारों ओर दुश्मन है, अगर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, चित्तौड़ को घेर लिया, तो कभी न कभी खतरे में आ सकता है। तो महाणा कुंभा ने एक सुरक्षित स्थान ढूंढने का प्रयास किया, और वो सुरक्षित स्थान है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर के एरिया में बना है। इसकी जो परिधि है, ये दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये दिख रही है आपको, चारों ओर की दीवार इस प्रकार से जाती जा रही है ना, ये ऐसे ये पहाड़ियों के चारों ओर समूह में 36 किलोमीटर की एक परिधि है। अब 36 किलोमीटर के चारों ओर अगर कोई सेना घिरेगी तो कहीं ना कहीं से उनकी सेना बिखरेगी, सेना बिखरेगी। तो इन्होंने 36 किलोमीटर की इसकी परिधि के ऊपर एक दुर्ग बनवाया। महाणा कुंभा ने ये दुर्ग जब बनवाया, उससे पहले भी ये दुर्ग खंडित रूप में था। याद रखिएगा, अभी एक बात बता रहा हूं बहुत ज्ञान की, अभी रिट में क्वेश्चन आया था, मौर्य वंश की बात कर रहा हूं एक। अब आपको पता है कि मौर्य वंश का जो रहा, ईसा मसीह से पूर्व रहा, ईसा मसीह से पूर्व रहा, ईसा पूर्व से, मौर्य वंश का ही कोई वंशज था। मौर्य वंश का कोई वंशज एक राजा बना था इस एरिया का। जनश्रुति के आधार पे है, लोगों के कहने के आधार पे है, पर एग्जामिनर ने कहने वाले को भी सत्य मान लिया अभी रीट के पेपर में। और एक जैन राजा था जिसका नाम संप्रीत, क्या था? संप्रीत। कहते हैं कि दूसरी शताब्दी के लगभग मौर्य वंश का एक राजा हुआ, जैन राजा, जो संप्रीत नाम था जिसका। और अभी रिट के अंदर एक प्रश्न पूछा गया कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं था रिट में बैठने वाला जिसको कुंभा याद नहीं था। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं था जिसको कुंभा याद नहीं था। सबको कुंभा याद था, पर ऑप्शन में कुंभा दिया ही नहीं। अब टटोला मारेंगे सा, जब ऑप्शन ना दिया हो तब टटोला भी काम है को नहीं वैसा। और एग्जामिनर ने दिया संप्रीत जैन, संप्रीत नाम दिया। कर्नल जेम्स टोड अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में, उसके अंदर लिखा है उसने, कर्नल जेम्स टोड से क्वेश्चन उठाया एग्जामिनर ने। कहां से उठाया?
कर्नल जेम्स टोड की तरफ से। और क्वेश्चन उठाया कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, जबकि महाराणा कुंभा ने करवाया, सभी को पता है। जबकि उसमें से उठाया गया कि नहीं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जनश्रुति के आधार पे, लोगों के सुनने के आधार पे ये पाया गया। क्या बोला मैंने? कर्नल जेम्स टोड लिखते हैं कि जनश्रुति के आधार पे ये पाया गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे पहले जो निर्माण संप्रीत जैन ने करवाया, जो मौर्य वंश का कोई राजा रहा है 2वीं शताब्दी में। बाद में इसको वर्तमान जो स्वरूप दिया है वो महाराणा कुंभा ने दिया है, ऐसा कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। तो याद रखिएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो राजसमंद में है, कहां है? राजसमंद। ये बात भी कई बार पूछ लेते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहां है, तो आप कहेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। इसके निर्माण की बात आए तो दो विशेष, सबसे पहले निर्माण की बात करेंगे ना अपन, तो याद रखिए संप्रीत जैन का नाम आएगा। और दूसरे निर्माण की अगर हम बात करें तो महाराणा कुंभा आएगा। कौन है? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा इसका निर्माण करवाते हैं। अब महाराणा कुंभा ने इसका कब से कब निर्माण करवाया है, तो महाराणा कुंभा इसका निर्माण करते हैं देखो 40 से लेकर 48 तक विजय स्तंभ बनवाते हैं। आग लग करनी रुकण कौन दी, बोले भाई के रुका ठल्ला बैठा नहीं नाच पाड़ोगा, विजय स्तंभ बन गए, बोले हाँ साहब बन गए, चलो पाड़ा का बार का दीवार खींचनी शुरू कर दो। और ये 1448 से लेकर 1458 कितने साल और लगा दिए? 10 साल। विजय स्तंभ कितने साल में बना? कितने? 8। यानी वो 40 से लेकर 48, 18 साल तो अगला काम दियो लोगन। विजय स्तंभ बनवाया पहले 8 साल लगे, कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया 10 साल लगे। तो 1448 से लेकर के 1458 तक कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करता है। तो बात ये आती है कि यार इसने जो नाम रखा कुंभलगढ़, क्या अपने नाम पे रखा? नहीं जी, महाराणा कुंभा की अपनी रानी के साथ अच्छी राशि मिली। कमाल की बात है, महाराणा कुंभा का नाम कुंभा और घरवाली का नाम कुंभल मेरेन। क्या नाम है? कुंभल मेरेन। इनकी कुंभा की जो रानी साहिबा है उसका नाम है कुंभल मेरेन। क्या एक ही राशि से हैं? बिल्कुल, बड़ा सौभाग्य मिला इसको कि एक ही राशि से। कुंभा की एक रानी थी जिसका नाम कुंभल मेरेन था, और महाराणा कुंभा ने अपनी रानी के नाम पे इसका नाम रखा। तो राजस्थान में एकमात्र दुर्ग, क्या कह रहा हूं, राजस्थान में एकमात्र दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग ऐसा है जो किसी रानी के नाम पर बना है। पर आपके दिमाग में घंटी गूंजेगी, सर आपने कहीं ना कहीं तारागढ़ भी तो बताया था, अजमेर वाला अजय मेरू दुर्ग को, गढ़ बिटली को आपने तारागढ़ भी तो बोला था। नहीं, वो पृथ्वीराज सिसोदिया ने उसका तो नाम बदला था। क्या बदला था? नाम। वो बनाया नहीं था। अजमेर का जो तारागढ़ है उसका तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी के नाम से उसका नाम बदल दिया था जीत करके, है ना। क्या बदल दिया था? नाम। पर ये नाम बदला नहीं है, तो बना ही उसी के नाम से। तो तारागढ़ जो बना है, तारागढ़ राजस्थान में 2 जगह है, एक तो बूंदी में है तारागढ़ का नाम से किला, और एक है अजमेर में। अजमेर वाले को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, सब जानते हैं अपन। तो इसका निर्माण की बात करें तो जैन राजा संप्रीति ने, और दूसरी बात करें तो महाराणा कुंभा ने। 1448 से लेकर 1448 से लेकर 1458 तक 10 साल लगे हैं। इसके बाद कहां है ये मंदिर, ये दुर्ग कहां पे बना है, इस दुर्ग का निर्माण कहां करवाया गया, किस पहाड़ी पर करवाया, और विवादित है तो क्या है। अपन ना जो बात करें, फैक्ट की बात करें, ध्यान से सुनना। कुंभलगढ़ दुर्ग जो बना है मूलतः वो कई पहाड़ियों का समूह है, कई पहाड़ियों का, छोटी मोटी कई पहाड़ियां हैं उसके अंदर। जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी का एक समूह है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जरगा के नाम से।
उसी जरगा पहाड़ी में एक गदमादन नाम से एक पहाड़ी छोटी, मूलतः ये गदमादन पहाड़ी पे बना है, पर पेपर में देखो एग्जामिनर की खेले, कभी तो देता है जरगा और कभी देता है गदमादन। पीछे एक पेपर में हुआ कि कुंभलगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे बना है। अब ऐसा कोई कैंडिडेट न था जो जरगा रट के न गया हो। पर लो, एग्जामिनर तो ऐसा देता है जो याद होता है, पेपर में भी नहीं देता, पर याद रखेगा गदमादन। अगर जरगा ऑप्शन या गदमादन दोनों एक साथ नहीं होंगे, फिर कह रहा हूं जरगा पहाड़ी राजसमंद में है, पहाड़ियों का एक समूह है, मूल पहाड़ी जरगा के ऊपर एक अन्य जो पहाड़ी वो गद मादन है, गद मादन। तो ये गदमादन पहाड़ी की जरगा पहाड़ियों के समूह में बने। पर अगर आप जरगा पहाड़ियों की बात करें तो काफी विस्तृत है, उदयपुर तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है? उदयपुर तक। कहां तक? उदयपुर। और इन्हीं के अंदर जरगा पर्वत चोटी आती है। जरगा पहाड़ी के नाम से तो है राजसमंद, और जरगा पर्वत चोटी उदयपुर में है, जिसकी ऊंचाई 1431। अरावली पर्वतमाला की 43-44 पर्वत चोटियां आपको क्रम से याद रखनी चाहिए कि गुरु से दिल जरा ए कुम दुनिया जय रघुमाल की लो ऋषि ने कमल भेजा, मगर सजन गोर राम खोर सायरा लीला का तारा, ना मांगे पाने गुग्गू जकराना से ना भरा बब्बा लेका, मन बैर भाण बीच में सिर आ गया, जय गढ़ नार गढ़ दम दम झाड़ोल काटड़ा। 43 क्रम से। और इसमें प्रश्न पूछा जाता है आजकल पर्वत चोटियों का जमाना गया। पहले क्या करते थे? ऊपर वाली 4-10 याद कर लो, पूछ लेगा बड़ी कौन सी। पर आजकल कोई फित्ता लेके नहीं जाएगा भाई पेपर में। फित्तू लेके जाओगा कि या थमिनाप लेके जाओगा कि टेलर हो? तो पेपर में आजकल देता 4 पर्वत चोटियां, कहीं से उठा लेता एग्जामिनर। 4 पर्वत चोटियों में कहता कि बताओ सबसे बड़ी कौन सी? बताइए इनका ऊंचाई के आधार पे आरोही क्रम क्या है, ऊंचाई के आधार पे अवरोही क्रम क्या है। ये क्वेश्चन जब आता है, मैं कहता हूं मेरा तो मन गदगद हो जाता है कि वाह, अपने 43 वाले में से पूछ लिया। पर जिसको नहीं आता उसके छाती पे तो सांप लौटते हैं सब कि ये कहां से आ गया। 43 पर्वत चोटियां ऊंचाई के आधार पे याद करनी है आपको। गुरु से दिल जरा ए कुम दुनिया जय रघुमाल की लो ऋषि ने कमल भेजा, मगर सजन गोर राम खोर सायरा लीला का तारा, ना मांगे पानी गुग्गू जकराना से ना भरा बब्बा लेका, तो मन बैर बाण बीच में सिर आ गया, जय गढ़ नार गढ़ झाड़ोल काटड़ार दम दम नेछुआ। हो गई। तो यहां पे जरगा पर्वत चोटी जो है उदयपुर में है। मैं फिर बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि कुंभलगढ़ दुर्ग महाणा कुंभा ने बनाया है, जिसका शिल्पी मंडन है, जिसका शिल्पी मंडन सब जानते हैं। पर मैं आपको यह कह रहा हूं कि महाणा कुंभा से पहले भी ये था, पहले भी बना हुआ था, जिसका निर्माण जैन संप्रीति ने करवाया। जैन संप्रीति, ये बात हम पढ़े, जबकि अभी पीछे पेपर में भी पूछी गई है। और इसका निर्माण हुआ 1448 से लेकर 58 तक, 10 साल लगे। संप्रीत जैन के द्वारा 2वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। ये बात अपन पहले कर चुके। महाणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल मेरेन के नाम पर इस दुर्ग का नाम कुंभलगढ़ रखा। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो किसी रानी के नाम पे बने वो है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। इस कुंभलगढ़ दुर्ग के नाम कुंभलगढ़ दुर्ग ही नहीं है। कभी आप सोच लेते हो कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में। और पूछ लिया महेंद्र दुर्ग कौन सा है, महार दुर्ग कौन सा है, मत्स्य दुर्ग कौन सा है? तो कई तो सोचेंगे मत्स्य के जो आकार का, वेल मछली के जो आकार का है वो तो चित्तौड़ है। तो फटाक से करेंगे चित्तौड़ काक बजाऊंता होगा ट्रेन में। ले, मत्स्य का आकार कौन सा है? बोलो चित्तौड़ है। तो मत्स्य दुर्ग हुआ कि नहीं? बोले नहीं। मत्स्य दुर्ग के नाम से अगर कोई जाना गया है तो वो कुंभलगढ़ है। माहौर दुर्ग कहा गया है, महेंद्र दुर्ग कहा गया है। क्या कहा गया? माहौर दुर्ग और महेंद्र दुर्ग। किसको? कुंभलगढ़ को। तो कुंभलगढ़ के दुर्ग के नाम क्या बताया? कुंभलगढ़ दुर्ग। देखो, कुंभलगढ़, कुंभल मेरेन दुर्ग, रानी का नाम भी जोड़ दे। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभल मेरेन दुर्ग, महेंद्र दुर्ग, माहौर दुर्ग और मत्स्य दुर्ग। मत्स्य दुर्ग।
मेवाड़ के राजा के ऊपर जब भी आक्रमण होता, क्योंकि माणा कुंभा ने सोचा यार कभी आक्रमण की संभावना हुई तो हमें अपनी सेना प्रजा को कहीं सुरक्षित स्थान पे ले जाना पड़ेगा। और सुरक्षित स्थान क्या था? कुंभलगढ़। सुरक्षित स्थान क्या है? कुंभलगढ़। तो मेवाड़ के राजाओं की क्या बन गई? शरणस्थली। क्या बन गई? शरणस्थली। जब संकट आएगा तो कहां जाएंगे? कुंभलगढ़। तो मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी। बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि मेवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कौन सा है? कुंभलगढ़ है। मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। कौन सी? कुंभलगढ़। और इसका शिल्पी कौन है? बिल्कुल मंडन है। इसके बाद देखिएगा ये उपनाम जो हमने बात की कि कुंभल मेरेन दुर्ग कहा जाता है, कुंभलगढ़ कहा जाता है, मत्स्य दुर्ग कहा जाता है, माहौर दुर्ग कहा जाता है, महेंद्र दुर्ग कहा जाता है। महेंद्र नाम नहीं लिखा क्या? चलो अब लिख देते हैं। ये कैसे छूट गया मेरे से? महेंद्र दुर्ग। कौन सा? महेंद्र दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभल मेरेन दुर्ग, मत्स्य दुर्ग, माहौर दुर्ग और महेंद्र दुर्ग किसके नाम है? कुंभलगढ़ के। जबकि चित्तौड़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव। गढ़ सिरमौर, राजस्थान का गढ़ सिरमौर भी बोलते हैं, गढ़ शिरोमणि भी बोलते हैं और गढ़ सिरमौर भी कहा जाता है। और सबसे बड़ा इसलिए महादुर्ग भी कहा जाता है। और बाकी देखो अब्बुल फजल ने एक बात कही थी ना कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब गढ़ई है, बाकी सब गढ़ई गढ़े हैं भाई। अब चित्तौड़ दुर्ग के बाहर नहीं सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर मैंने कहा 36 किलोमीटर की एक दीवार है। 36 किलोमीटर की परिधि है चारों ओर। एक परकोटा है, परकोटा मतलब समझ रहे हो? चारों ओर की एक दीवार। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर एक 36 किलोमीटर परिधि की एक दीवार है। चौड़ाई भी काफी, सुरक्षित भी है। क्या है? चौड़ाई भी है और सुरक्षित भी है। एक साथ इसे कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर 4 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, रेकी भी कर सकते हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग इतना ऊंचाई पे बना है कि इसको जब यहां से कोई देखेगा तो बाहर से आती हुई सेना स्पष्ट दिख जाएगी। तो माणा कुंभा क्या करते? इस चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर सेना तैनात रखते कि भैया घूमते रहो, रात को दूर तक दिखाई देगा। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से भी बनाया गया। इस परकोटे की जो लंबाई है, जो परिधि, वो 36 किलोमीटर। भारत में ऐसी और कोई दीवारें नहीं बनी जैसा कि कुंभलगढ़ ने बने, कुंभलगढ़ दुर्ग में माणा कुंभा ने बनवाई। इसीलिए इसे भारत की महान दीवार कहते हैं। भारत की महान दीवार यही है। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कई प्रवेश द्वार हैं। गणेश पुल है, हनुमान पुल है, विजय पुल है, चौगान पुल है, हल्ला पुल है। हल्ला पुल, कई पुल का मतलब समझ रहे हो? प्रवेश द्वार। गणेश पुल इनका मुख्य प्रवेश द्वार है। गणेश पुल के आगे इंटर करते ही, गणेश पुल के आगे इंटर करते ही एक अंदर का भाग आता है जो कटारगढ़ है। क्या है? कटारगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही कटारगढ़ है। समझ रहे हो? कुंभलगढ़ के अंदर का भाग ही क्या कहलाता है? कटारगढ़। और इसके अंदर माणा कुंभा निवास किया करते थे। माणा कुंभा अपनी रानियों के साथ आराम फरमाया करते थे। यही उनके ऐश और आराम की जगह थी कुंभलगढ़। और इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अब मेवाड़ की आंख क्यों कहते हैं भाई? एक कैमरा लग रहा है कि बेटे ना जी ना। अब थोड़ी देर पहले हम पढ़े कुंभलगढ़ दुर्ग ऊंचाई पे बना और मैंने कहा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के उन दीवारों के ऊपर जब रेकी करते तो दूर तक दिखता, सेनाएं दूर तक दिख सकती थी। और ऐसा दूर तक देखने के लिए आपके पास कैमरा होता है, आंखें होती है ना, दिखते हैं ना। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। तो मेवाड़ की आंख कौन सी है? अब न्यू ने आखिर मेवाड़ की आंख कुंभ को नहीं हो, कुंभलगढ़ है। कहते कुंभ ने मेवाड़ की आंख कह दो। पर निर्माण कुंभा से पहले संप्रीत ने, फिर माणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल मेरेन से, और शिल्पी था मंडन। इसके कटारगढ़ को ही क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख। इसके बारे में अब्बुल फजल एक बात कहते हैं कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पे बना है। अब्बुल फजल ने एक बात कही कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पे बना है
कि नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, सिर की पगड़ी गिर जाती है। किसने कहा? अबुल फजल। अब अबुल फजल के बाद कर्नल जेम्स टोड भी नहीं चुके। कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि एक लंदन में एक स्थान है, दुर्ग बना है ऐसा ही कोई, एस्ट्रुक्शन, बड़ा मजबूत है। कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना एस्ट्रुक्शन से करते हैं। किससे? एस्ट्रुक्शन से। जबकि अबुल फजल इसे अबुल फजल कहते हैं कि ये दुर्ग इतना बुलंदी पे बना है कि नीचे से ऊपर देखने से सिर की टोपी या पगड़ी नीचे गिर जाती है। गिर जाती तो नीचे ही गिरेगी, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं थी। अबुल फजल ने कहा है। किसने? अबुल फजल। और अबुल फजल ने सारी बातें किस में लिखी होगी? अकबरनामा में लिखी। अबुल फजल ने कहीं तो लिखी होगी, है ना। कर्नल जेम्स टोड ने लिखी तो कहाँ लिखी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखी। और कहाँ लिखेगा? इसके बाद हम बात करें प्रवेश द्वारों की। कोई खास याद नहीं रखना है सिवाय गणेश पोल। बताया था गणेश पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, चौगान पोल, नींबू पोल। नींबू भी तो नींबू से निचोड़ दिया करता अगर कोई ऊपर चढ़तो तो एलो मारा करता, क्योंकि विजय कुंभलगढ़ से दिख जाएगा भाई, ऐसे याद रख लो। कुंभलगढ़ है ऊंचाई पे बने। कुंभा ने लेख करके श्री गणेश का नाम, श्री गणेश को नाम लेके बालाजी के प्रसाद बांट के और विजय काम कर दियो। भैरव बाबा का छिट्टो भी लगायो श्याम का, भैरव का लगायो छिट्टो। चौगानन भी दोकी के दोकी चौगानन, जितना भी देवी देवता सारा दोक लिया। चौगानन की राज जमाई जगाई। सागर श्याम का सागर चौगानन और भैरू ने जो चढ़ा होगा तो शराब चढ़ा होगा। शराब का ज़्यादा नहीं चढ़ जा तो नींबू के नींबू। कोई बार को आदमी आक्रमण करोगे तो अल्लो बोल देगा। क्या बोल देगा? अल्लो। और फिर आड़ बिठा लेगा, आ जाए मेरे पास। अब मैं कुछ आपको इनके दर्शनीय स्थल बताता हूँ। एक झाली रानी का मालिया है। क्या है? जाली रानी। जाली रानी झालावाड़ से है साहब, कोटा बूंदी वाली है। कहाँ से? अड़ोती से। जाली जिसका नाम था सुमती। नाम क्या था? सुमती। नाम था सुमती। उन खातर एक माड़ियो बनायो, जाली रानी का माड़िया। पेपर में आता है सर। जाली रानी का महल आता है, इंपोर्टेंट है। मम्मा देव का कुंड है यहाँ पे, मम्मा देव का कुंड। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर। पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी भी है यहाँ पे। कहाँ की बात कर रहा हूँ? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो पृथ्वीराज सिसोदिया की यहाँ पे 12 खंभों की क्या बनी है? छतरी भी बनी है। कितने खंभों की? 12 खंभ। पर ये जो सुमती जाली थी ना, इसने रैदास को अपना गुरु बनाया, जैसे आगे चल के मेरा बनाएगी। सुमती जाली मेवाड़ घराने की पहली रानी है, याद रखिएगा। सुमती जाली मेवाड़ घराने के अंदर भक्ति परंपरा को शुरुआत करने वाली पहली रानी है। क्या बोला मैंने? वही जो आपको समझ में नहीं आया। मेवाड़ के अंदर है भक्ति परंपरा की शुरुआत करने वाली पहली रानी सुमती जाली, जिसने रैदास को अपना गुरु बनाया। किसको? रैदास। याद रहेगी, सुमती की बात ना भूले। अच्छा क्वेश्चन बनेगा इतिहास में कि एक तो वो महिला या वो रानी जो मेवाड़ में पहली बार भक्ति परंपरा की शुरुआत करती है, सुमती जाली। कुंभा की घरवाली है तो कुंभा ने इसके लिए माड़िया बनवाया। जाली रानी का मालिया, जाली रानी को मेल है। जालर खातर के बनायो, ये याद नहीं रहे तो के याद रखियो। कुंभ है जालर खातर के बनवाए हैं। सुमति, सुमति मतलब होता है बुद्धि। मति का मतलब क्या होता है? कई बार कहे तेरी तो मति मारी गई, सुन रहे ने कई बार बेरो ने कि तेरी तो मति मारी गई, तेरे में तो बिल्कुल सुधे को नहीं।
शुद्ध भी बोलते हैं। अब मति का मतलब बुद्धि होता है, तो अच्छी बुद्धि वाली है रानी, तब उसी के लिए मालिया, उसी के लिए महल। इसके बाद अगली बातें मैंने आपको बता दी है कि सुमति ने रैदास को अपना गुरु बनाया है और झाली रानी मेवाड़ की पहली रानी जिसने मेवाड़ घराने में भक्ति परंपरा की शुरुआत की, ऐसा अपन पढ़ चुके हैं। और ये बात आपके कंठस्थ कभी पूछ ले आपसे कोई। अब मैं आपको कुंभलगढ़ दुर्ग की ऐतिहासिक कालक्रम की घटनाएं बताता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा गजब है, लिखना नहीं है, सुनना है बस। चित्तौड़, देखो किन किन राजाओं का जन्म चित्तौड़ दुर्ग में हुआ, किन किन राजाओं का जन्म चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः जीता था। राणा हमीर के बाद जितने भी आए सबका जन्म चित्तौड़ में हुआ। ध्यान से सुनिए। अब मैं एक बात बता रहा हूं, बड़ी गजब है, विवादित भी बन सकती है अगर एग्जाम में आ गई तो। चित्तौड़ सबसे पहले जैतर सिंह की राजधानी बनी। कई राजा आए, कई गए, चित्तौड़ चला भी गया, चित्तौड़ पर फिर राज भी दूसरा हो गया था, आपको पता है ना। रावल रतन सिंह, रावल है रतन सिंह। चित्तौड़ के ऊपर आपको पता है कि जब जालोर के कानरदेव सोनगरा 1312 में लड़ते लड़ते 5 मई 1312 को मारे गए थे, तो उनका एक भाई था मुछला मालदेव, मुछला मालदेव सोनगरा। उस मुछला मालदेव यानी मालदेव सोनगरा को वहाँ का प्रशासक बना के चला गया था, कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद उसका बेटा रहा, पर उससे पहले खिजर खा रहा। खिजर खा के बाद मालदेव सोनगरा या फिर खिजर खा के बाद मालदेव सोनगरा, फिर बनवीर। और बनवीर से ये किला जो छीना था वो राणा हमीर ने छीना था, आपको कहानी बताई थी। राणा हमीर को ब्याह को मंडप कै मई को फेरा, ना कोई और बंदड़ों बन के चले गए, ना कोई प्रोग्राम। याद को नहीं कहानी समझाई थी, राणा हमीर की कहानी बताई थी मैंने आपको डिटेल से कि रियल कहानी क्या हुई थी। और जाने कि राणा हमीर के सादे में फेरे क्यों नहीं हुए, है ना। फिर चित्तौड़ को जीता, चित्तौड़ जीता, चित्तौड़ का राजा बन गया। राणा हमीर चित्तौड़ का राजा बन गया। अब राणा हमीर का जो बेटा बना उसका नाम छेतर सिंह, यहीं जन्मेगा भाई। अब छेतर सिंह के बाद जो बना लाखा, और लाखा के बाद मुक्कल, और मुक्कल के बाद कुंभा, और कुंभा के बाद यहां राजा बनेगा उद्दा। ओ रे गलत ना करना, कुंभा के बाद उद्दा ही बनेगा, और उद्दा के बाद राजा बना राइमल, और राइमल के बाद राजा बना उनका बेटा सांगा। पर कई का जन्म हुआ, लाखा और लाखा के कई संतानों का जन्म यही हुआ। समझ रहे हो, एक को नहीं हो, ऐ तो राजा बने बन मन को बताऊं। मोक्कल है और मोक्कल के भाइयों का जन्म, यानी लाखा का, लाखा के बेटों का, कुंभा और कुंभा के भाइयों का। कुंभा अकेला नहीं है, कई हैं, पर उन्होंने इतिहास में कुछ किया नहीं, राजा का ही नाम आएगा, है ना। इसके बाद कुंभा के बाद उद्दा राजा बनता है। उद्दा राइमल दोनों भाई हैं। राइमल के 4 बेटे, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया और सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया, सांगा, और एक का नाम है राय सिंह। क्या नाम है, राय सिंह। एक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो राइमल राजा बनता है बाद में, और फिर सांगा। फिर सांगा के भी 4 बेटे मुख्यतः पढ़ेंगे जो खास करके राजा बने। सबसे पहले सांगा के बाद राजा बना रतन सिंह, बेटा तो भोज भी था। रतन सिंह राजा बना, रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य बने, विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह राजा बने, उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप राजा बने। इन सभी राजाओं के जिनके नाम लिए मैंने, सबका जन्म उदय सिंह तक, महाराणा उदय सिंह तक का जन्म चित्तौड़ दुर्ग में हुआ। क्या बोला मैंने, इन सब को जन्म अड़के छठी हो रही है चित्तौड़ में, ठीक है ना। चित्तौड़ दुर्ग में जन्मे ये सारे। पर जब आगे सांगा के बाद, सांगा का एक बेटा जिसका नाम उदय सिंह, कौन है, महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह आपको पता है बनवीर उस समय आक्रमण करता है। उदय सिंह को पन्ना धाय लेकर के
बेड़च नदी के किनारे आसिंग से शरण मांगते, आसिंग शरण देने से मना कर देगा। तब वो कुंभलगढ़ दुर्ग में जाएगा और महाराणा उदय सिंह को कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरिया ने उस समय शरण दी थी। पहली बात, महाराणा उदय सिंह का लालन पालन, फिर यहीं पे उनका लाल पाल। महाराणा उदय सिंह को 1537 में राजा घोषित कर दिया गया था, यही उनका राज्याभिषेक हुआ था। और इस राज्याभिषेक के अंदर मारवाड़ का शासक मालदेव भी आया था। आगे की कहानी बताऊंगा, दोनों भाइयों के बीच में कई लड़ाई हुए। कुंभलगढ़ का राज्याभिषेक, इसके बाद महाराणा सांगा, मैंने कहा सांगा का भी जन्म यही हुआ। सांगा का जन्म तो हुआ कहां पर लालन पालन कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म, याद रखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, जेठ को मिनो बेदे, चांदनी रात ही, तीसरो दिनों रविवार ने फुर्सत में जम्या, छुट्टी वाले दिन सारा ही घना हा। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कब हुआ है? 9 मई 1540, जेठ को मिनो, चांदनी रात रविवार, जेठ को मिनो, चांदनी रात रविवार, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। वो एड्रेस है। महाराणा प्रताप को जन्म स्थली के बताइए। 9 मई 1540, जेठ को मिनो, चांदनी रात, तीसरो दिन रविवार, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। के बोले महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली बोली है, क्या बोली है? 9 मई 1540, जेठ को मिनो, चांदनी रात रविवार, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। चोखो ओ 8 के अण को जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, 9 मई 1540 को हुआ, 9 मई 1540। और महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा की पहाड़ियों में हुआ था, गोगुंदा की पहाड़ियों में। पर राज्याभिषेक समारोह महफिल मित्रादि वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो हुआ था वो गोगुंदा की पहाड़ियों में, और राज्याभिषेक समारोह जो हुआ था मित्रादि महफिल या मित्रादि छतरी या टोटे टोटे जो भी हुआ होगा, बे ऊ दिन पार्टी कर चली ही कुंभलगढ़। ऊ दिन ओड़ी को दिन और टाबरो के हो ओड़ी को 28 फरवरी 1572 की बात है। अरोड़ी कदावे फगण की पुण्य ने महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह किस दिन हुआ? आजकल न्यू और पूछ ले, कई टावर केरट की जगह 28 फरवरी 1572। मैं इनको रट्टा मार के काख बजाऊं तो जाऊंगा, आवता होगा मुंह लटकाऊंते होगा। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या थी? ओड़ी थी। और ओड़िका को ब्याह के दिन और टावरो ओड़िका को ब्याहणो फगण की पुण्य ने। ओड़िका का ब्याह कद होयो? अरे बारात आनाली ओड़िका का गागरी का लागी आग आ तो कहानी बीरू है थाने। और ओड़िका गई जड़, उनके बाद में ए बुआजी ने आपा साल की साल दुखा। ए बुआजी ने साल की साल कौन दुखा की बताओ? ओड़ी ने। हाँ, राजस्थान वाला की बुआजी ऐसा जी। राजस्थान वालों को रावण भी फूफू है, क्योंकि मंदोदरी राजस्थान वाला की बुआ है। अरे बटेऊ तो देखो, बटेऊ है चाहे किसो भी हुए, आपको तो आपको ही हुए। हाँ, तो 28 फरवरी 1572 कुंभलगढ़ राजसमंद में इसका जन्म, नहीं सॉरी, राज्याभिषेक समारोह, जन्म भी यही होता। उस दिन ओड़ी थी। तो पर्सन बड़ा विवादित गजब क्वेश्चन बनेगा कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह किस दिन हुआ? और राज्याभिषेक भी उसी दिन हुआ था जिस दिन उसका राज्याभिषेक समारोह हुआ था। और उस दिन होली थी। होली के दिन ही महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। होली के दिन ही महाराणा प्रताप राजा बने थे। होली के दिन ही महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह हुआ था। और होली जल के कई दिन मरी? फगण की पूर्णिमा। फगण पुण्यो ए पुण्यो पुण्यम
आपने कहना आज के पुण्यो, पुण्य बोलिए पुण्यो, ए ओ पू आर्यन्यो आयो पुण्यो, ये पुण्य हो गयो। क्योंकि आपने राजस्थान में मारवाड़ी में भी लिखा कह आज के एक कम होगी, दूज होगी, तीज होगी, चौथ होगी, पंच होगी, छठ होगी, सात होगी, आठी होगी, नौवीं होगी, 10 होगी, 11 होगी, 11 से 12 13 14 से फिर कई बार तो कई यार नए तो 15 चार नहीं रात हो तो पुण्य पुण्यम है ना, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। और अंधेरी रात हो तो आपा तो अमावस से कौन बोला, आपा बोला मावस, क्योंकि खीर घर में बड़े रिपा वैसे बोले मम्मी आज के बोले मावस है बेटा खा ले चुपचाप, नहीं पूर्वज हो राज्य का खान ने हैं। तो होली उसी दिन थी। तो याद रखें महाराणा प्रताप का जिस दिन राज्याभिषेक होता है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक समारोह होता है और होली थी उस दिन।